नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। देखो, बीच में वैसे ये बड़ा जो आर्टिकल आया है वो जीएसटी से संबंधित है, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जीएसटी में रिफॉर्म्स से संबंधित है। जीएसटी को लेके अभी टकराव चल रहा है सेंटर और स्टेट्स के बीच। 2-3 पॉइंट जो नए हैं इस आर्टिकल में मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल में ये सजेस्ट किया जाता है सिंगल टैक्स रेट होना चाहिए 12% का। अभी मल्टीपल टैक्स रेट हैं 5%, 12%, 18%, 28%, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, 12% जो आप टैक्स रेट हासिल करो तो 10% तो शेयर हो सेंटर और स्टेट्स के बीच, बाकी 2% जो है वो लोकल बॉडीज़ को दे दिया जाए ताकि लोकल बॉडीज़ अच्छे से काम कर सकें ग्राउंड लेवल पे। तो ये 2 पॉइंट्स नए हैं। उसके बाद 3 इश्यूज जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन वारफेयर से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, किससे संबंधित, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स से संबंधित। और सबसे लास्ट में हिंदू का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे सीआईएसएफ से संबंधित। एथिक्स, देखो एथिक्स के बारे में आपको बताऊं, कुछ लोगों की ये मेल आई कि अभी उन्हें प्री का एग्जाम देना है, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि 4 अक्टूबर के बाद एथिक्स के क्वेश्चन को कंटिन्यू किया जाए। तो इस पर विचार चल रहा है, या तो हम डिस्कस करना जारी रखेंगे या फिर हम 30 दिनों के लिए इसे डिस्कस करना छोड़ देंगे और 4 अक्टूबर के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंफॉर्मेशन वारफेयर के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम इंफॉर्मेशन वारफेयर की डेफिनेशन को जानें, 2-3 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर के। आपको याद होगा तेज बहादुर जो बीएसएफ के एक जवान थे, ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले की ये बात है, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने शिकायत की कि हमें खाना घटिया दिया जाता है। उन्होंने वीडियो में काफ़ी कुछ कहा कि हम इतना इतना ड्यूटी करते हैं लेकिन फिर भी खाने की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद तो देखो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, और कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे जो ऑलरेडी पर्सनल सर्व कर रहे हैं विभिन्न आर्म्ड फोर्सेस में, उनके थे कि हम सर्विस छोड़ रहे हैं, हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं हमारी सुध नहीं ले रही हैं। एक्चुअल में वो जो कमेंट्स थे वो पाकिस्तान ऑपरेटेड सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स के थे। पाकिस्तान ने उस समय एक कैंपेन चलाया कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका मनोबल तोड़ा जा सके। मतलब कोई पर्सन है, सर्व कर रहा है आर्म्ड फोर्सेस में, वो देखेगा इन सब कमेंट्स को, अगर उसको नहीं पता लगेगा तो उसके मन में भी आएगा कि हाँ कि खाना ठीक नहीं दिया जाता है, बहुत से लोग सर्विस छोड़ रहे हैं। एक्चुअली कोई सर्विस नहीं छोड़ रहा था, बट इस प्रकार की चीज़ों से मनोबल जो है आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का वो डाउन होता है, और यही पाकिस्तान चाहता था। इसीलिए इंडियन आर्मी समेत दूसरी जो हमारी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने पर्सनल के लिए एक ऑर्डर जारी किया, कोई भी शिकायत है आप मीडिया में मत जाइए उस शिकायत को लेके, क्योंकि पाकिस्तान आपकी वीडियो का गलत इस्तेमाल कर सकता है साथी जवानों के मोटिवेशन को डाउन करने के लिए। आप एक और एग्जाम्पल देखिए, शायद पिछले महीने की यह बात है, जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेसिफिकली कश्मीर में एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। उस टेररिस्ट अटैक में एक सिविलियन जो अपने पोते के साथ जा रहा था उसकी डेथ हो गई, और उस छोटे बच्चे को बचाया गया आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तो तस्वीरें जो थी बिल्कुल वायरल हो गई, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने एक कैंपेन चला दिया। मतलब पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है ISPR, वो ये सब काम करती है, उन्होंने एक कैंपेन चला दिया कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो झूठ बोल रही हैं। उन्होंने उस बच्चे के दादा को मारा, नाना को मारा, और उसके बाद तस्वीरें खिंचा ली कि हमने बच्चे को बचाया है। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का ये इंफॉर्मेशन वारफेयर था, ताकि कश्मीर के युवा लोगों में मिलिटेंट्स ने जो ये कुकृत्य किया था सिविलियन को मारने का, उस कुकृत्य के बारे में जो राय थी वो चेंज की जा सके। अगर देखो अच्छी राय बनेगी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कश्मीर के युवा लोगों की, तो वो टेररिज्म के रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो ये तो पाकिस्तान के लिए नुकसान हो जाएगा ना। तो ये सारे काम पाकिस्तान के द्वारा किए जाते हैं, ये है इंफॉर्मेशन वारफेयर। अब इस चीज़ को आप बिल्कुल आसान शब्दों में लिख सकते हो, इट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड बाय टारगेट
जो टारगेट होता है जिसके खिलाफ ये कैंपेन चलाया जाता है, वो जिस इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करता है उसको मैनिपुलेट करना, ताकि टारगेट को लगे कि ये इंफॉर्मेशन सही है, और उस इंफॉर्मेशन को सही मानते हुए टारगेट जो है ऐसे डिसीजन ले ले जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, लेकिन जिसने इंफॉर्मेशन वारफेयर स्टार्ट किया है उसके हित में है वो डिसीजंस। ये देखिए एक्चुअल में क्या है, ये पेन में थोड़ा गड़बड़ी है, पेन चल नहीं रहा है, जैसे ही पेन चलता है ये हैंग हो जाता है। तो ये ऊपर ऊपर की जो डेफिनेशन है ये आप देख सकते हो। देखो टारगेट को पता ही नहीं लगता इंफॉर्मेशन वारफेयर में कि कब इंफॉर्मेशन वारफेयर का शिकार वो हो चुके हैं। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर से भी लिंक्ड है। इंफॉर्मेशन वारफेयर का मतलब होता है सामने वाले देश में, जैसे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वारफेयर छेड़ रहा है, तो मतलब इंडिया में डोमेस्टिक पीस को स्पॉइल करना, अनरेस्ट पैदा करना। अगर इंडिया के कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया के रिश्तों को खराब करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो पाकिस्तान लंबे समय से एक कैंपेन चला रहा है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया है, और इस कैंपेन में आकर कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने स्टेटमेंट्स भी दी इंडिया के क्रिटिसिज्म को लेकर। काफ़ी बार तो दी भी नहीं थी, पाकिस्तान ने झूठा ही कैंपेन चला दिया कि मिडिल ईस्ट के इस अधिकारी ने, इस मिनिस्टर ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी है इस्लामोफोबिया को लेकर। तो उसके बाद आपको पता है इंडिया में बहुत सारे यूजर्स इमोशनल हो जाते हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके खिलाफ भी बहुत कुछ कहना स्टार्ट कर दिया। यही तो पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान चाहता क्या था कि दोनों, क्योंकि इंडिया के रिश्ते बढ़ रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान चाहता था इनके रिश्तों को खराब किया जाए, और पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता। लेकिन समय रहते सरकार ने स्टेटमेंट जारी की कि हम बेहतर रिलेशंस बनाने के लिए कमिटेड हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ, और यह भी क्लैरिफाई किया गया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के द्वारा, हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन वारफेयर के देखो मेनली 6 कंपोनेंट्स हैं: साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिलिट्री डिसेप्शन, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी मेजर्स, और सबसे लास्ट में इंफॉर्मेशन अटैक्स हैं। इंफॉर्मेशन वारफेयर में क्या होता है, ना सिर्फ टारगेट को मजबूर किया जाता है गलत इंफॉर्मेशन पर बिलीव करने के लिए, बल्कि टारगेट को रोका भी जाता है कि उसके हाथों में सही इंफॉर्मेशन हाथ ना लग सके। मतलब इंफॉर्मेशन सुपीरियोरिटी को अचीव करने की कोशिश की जाती है इंफॉर्मेशन वारफेयर में। चूंकि देखो इंफॉर्मेशन वारफेयर में इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो पाकिस्तान ने 1948 के इंडिया और पाकिस्तान के वार के बाद ही ये रियलाइज कर लिया था कि इंफॉर्मेशन की जो इंटेलिजेंस है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने आईएसआई को इस्टेब्लिश किया 1948 में। इंडिया ने काफ़ी बाद में पहचाना एक्सटर्नल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1968 में हमने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इस्टेब्लिश किया। लेकिन देखो पाकिस्तान, जैसा हमने डिस्कस किया, इस काम में काफ़ी तेज था। इन्होंने 1948 में ही एक संस्था का निर्माण किया, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, ISPR, जिसका पूरा नाम है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा से इंडिया के खिलाफ प्रोपगेंडा फैलाती आई है। अब देखो नया ये हुआ है कि इंटरनेट आने के बाद में जो इंफॉर्मेशन वारफेयर का स्केल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इंफॉर्मेशन वारफेयर सिर्फ फैलाया जाता था टीवी चैनल्स के माध्यम से, उससे पहले न्यूज़पेपर्स और रेडियो के माध्यम से। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है तो इन्होंने इंफॉर्मेशन वारफेयर का स्केल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। ISPR देखो प्रॉपर इंटर्नशिप देती है पाकिस्तान के युवा लोगों के कि वो इंफॉर्मेशन वारफेयर में हिस्सा ले सकें इंडिया के अगेंस्ट। सेम तरह के ट्वीट्स, सेम तरह की इंफॉर्मेशन उनको दे दी जाती है, बोल दिया जाता है कि आप बार बार इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, इन ट्वीट्स को शेयर कीजिए, फेसबुक पे इन पोस्ट को शेयर कीजिए अलग अलग मीडिया प्रोफाइल की सहायता से। हाल ही में फेसबुक और ट्विटर ने काफ़ी सारे जो फर्जी अकाउंट्स थे वो डिलीट किए और उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान ऑपरेटेड थे। एक अनुमान के अनुसार अभी देखो ISPR के पास 4000
स्ट्रॉन्ग हाईली क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन वारफेयर स्पेशलिस्ट का नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है इंडोक्ट्रिनेशन के लिए, वेरियस पर्पजेस के लिए, जैसे इंडिया में कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने के लिए, हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाने के लिए ताकि इंडिया को कमज़ोर किया जा सके, कश्मीर में युवा लोगों को एक्सट्रीमिज़म के रास्ते पर धकेलने के लिए। और अनुमान के अनुसार पाकिस्तान एक साल में ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए खर्च करता है इस इंफॉर्मेशन वारफेयर के लिए। जैसे देखो, पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वारफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इवन खुद के डायस्पोरा के लोगों को बोला गया है आप डोनेट कीजिए और फॉरेन कंट्रीज़ में कश्मीर के मुद्दे पर आवाज़ उठाइए। जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनको पैसे दिए गए पेड आर्टिकल्स के लिए। आप इमेजिन कीजिए, जो यूएसए के या फिर यूरोपियन न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पर फुल पेज ऐड छपती हैं कश्मीर के इशू पर। क्यों छपती हैं? क्योंकि पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर करता है। इवन एक महीने पहले जब 5 अगस्त को फर्स्ट एनिवर्सरी थी स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने की, उसमें एक पेपर रिलीज हुआ जिसमें पाकिस्तान की सरकार की तरफ से पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को प्रॉपर शेड्यूल दिया गया था कि 3 तारीख को आपको कौन सी चीज़ हाईलाइट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक करना गलत है। 4 तारीख को आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कि कश्मीर के लोगों पर एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं। तो ये प्रॉपर शेड्यूल बना के पाकिस्तान सरकार के द्वारा दिया जाता है पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को। और पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर्स काफ़ी बार तो हेडलाइन भी चेंज नहीं करते, वैसे की वैसे ही इंफॉर्मेशन पब्लिश उनके द्वारा कर दी जाती है। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है, पाकिस्तान के इस इंफॉर्मेशन वारफेयर के अगेंस्ट इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है? क्या हम तैयार हैं? इसका आंसर है नो, इंडिया तैयार नहीं है। इंडिया तो देखो अभी भी पुराने समय में जी रहा है कि हमने 1971 का वार जीता था, 1999 में हमने कारगिल युद्ध जीता था। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अभी भी नेहरू के डॉक्ट्रिन पर आधारित है। जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट चल रही थी तो उस समय नेहरू ने स्टेटमेंट दी थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब ये है कि जो एक्रीडिटेड एजेंट्स हैं, यानी मान्यता प्राप्त एजेंट्स हैं, मतलब सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, वो स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करें फॉरेन कंट्रीज़ के सामने, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। दूसरे नंबर पे स्टेट के इंटरेस्ट में बिजनेस को कंडक्ट करना फॉरेन कंट्रीज़ में। और सबसे लास्ट में एक्सट्राडिशन, मतलब देश का अपराधी कोई दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो वापस उसे इंडिया में लाया जाए। इससे आगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बढ़ ही नहीं सकी है, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। जबकि समय अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। बालाकोट एयर स्ट्राइक किया एग्जाम्पल दिया जाता है, किस प्रकार से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी गंवा दी। बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक डॉग फाइट हुई थी और हमारे एक पायलट को कैप्चर कर लिया गया पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन देखो, उसके बाद पाकिस्तान की जो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर की मशीनरी थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। फॉरेन न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपे, एनालिसिस किया गया, जिसमें ज़्यादातर बार वही पक्ष लिया गया जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा बोला गया था। क्योंकि देखो, अब पाकिस्तान के जो सरकार है, आर्मी है, पैसा देगी फॉरेन जर्नलिस्ट को, मैनेज करेगी इंफॉर्मेशन को, तो फिर उनके पक्ष की ही बात बोली जाएगी ना। तो इंडिया की जो आर्मी है वो ये सब काम करती नहीं है। इंडिया की आर्मी बोलती है कि हम प्रोफेशनल आर्मी हैं, ये सब काम करना हमारा काम नहीं है। देखो, ये कुछ हद तक सही भी है, बट ये भी ध्यान में रखना होगा कि अब समय जो है वो चेंज हो चुका है। कुछ ही समय पहले ट्राई सर्विस कमांड के द्वारा डिफेंस साइबर एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया इंफॉर्मेशन वारफेयर से डील करने के लिए। बट देखो, इस एजेंसी के जो आउटकम है वो मिक्स्ड हैं, क्योंकि सरकार ने ज़्यादा रिसोर्सेज अभी एलोकेट नहीं किए हैं इस एजेंसी के लिए। और ये आर्म्ड फोर्सेस की एजेंसी है। जब तक इस एजेंसी के समकक्ष एक कोई सिविलियन एजेंसी नहीं होगी इंफॉर्मेशन वारफेयर से डील करने के लिए, तब तक ये एजेंसी पूरी तरह से इफेक्टिव ढंग से काम नहीं कर सकेगी। अभी देखो सरकार क्या करती है, इंफॉर्मेशन वारफेयर को कैसे डील करती है। कुछ अकाउंट्स को बंद करवा दिया गया। अकाउंट्स तो देखो एक बंद होता है, पाकिस्तान ऑपरेटेड जो पर्सन्स हैं वो 10-15 खोल लेते हैं, 100 खोल लेते हैं, हज़ारों उनके अकाउंट्स हैं। और काफ़ी बार ट्विटर और इन फेसबुक जैसी साइट्स को रिपोर्ट कर दिया जाता है, ये जो ट्वीट है ये
गलत है, इसको रिमूव कर दिया जाए। बट सरकार ये नहीं समझ रही है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो इंफॉर्मेशनल वारफेयर है उसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस स्केल को आप डील करना चाहते हो तो आपको अभी से सजग रहना होगा, अदरवाइज फ्यूचर में पाकिस्तान ऑपरेटेड ये जो अकाउंट्स हैं, ISPR का ये जो तरीका है प्रोपेगेंडा फैलाने का, ये हमारे देश में अशांति पैदा करेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंफॉर्मेशन वारफेयर के बारे में। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से और GS पेपर 4 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, राजस्थान के भीलवाड़ा में जो सक्सेसफुल मॉडल फॉलो किया गया कोविड-19 से निपटने के लिए, अब ये मॉडल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। लोकल ब्यूरोक्रेसी ने ये मॉडल बनाया और इसे सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट भी किया गया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, अगर ब्यूरोक्रेसी लोकल लेवल पे इफेक्टिव रूप से काम करें तो गवर्नेंस में बहुत सारी चेंजेस लाई जा सकती हैं। जो अभी हमारे देश का वेलफेयर मॉडल है उसे सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बेसिक एमिनिटीज जनता को प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो इसलिए सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम चैलेंजेस की बात करते हैं। फिलहाल के समय में इंडिया की सिविल सर्विसेज के द्वारा चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए जाते हैं। सबसे पहला चैलेंज है स्टेटस कोइस्ट। आरोप ये लगता है सिविल सर्वेंट्स एक बार जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं, तो उनका ध्यान पावर और प्रिविलेजेस पर ज़्यादा होता है, काम करने पर कम होता है। जबकि देखो, पावर्स उनको दी जाती हैं ताकि वो इफेक्टिव रूप से काम कर सकें और जो उनको ड्यूटीज दी गई हैं उनको ठीक से निभा सकें। पावर्स और प्रिविलेजेस सिर्फ मीन्स हैं एंड्स को प्राप्त करने के लिए, जो कि है अपनी ड्यूटी को निभाना। बट बहुत से सिविल सर्वेंट्स का मेन जो एंड हो जाता है वो पावर्स और प्रिविलेजेस ही हो जाता है। जैसे देखो, 73rd और 74th अमेंडमेंट जब किया गया था तो सोचा गया था कि लोकल लेवल पे जो लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल सरपंच, इनके हाथों में पावर आएगी। बट सिविल सर्वेंट्स ने अपना रोल चेंज किया ही नहीं। उनको मतलब लगता था कि हम अपनी पावर क्यों छोड़ें, वो अपनी पावर छोड़ने के लिए तैयार हुए ही नहीं। तो यही एक रीजन है कि वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से Tier 3 जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर आई ही नहीं। नेक्स्ट चैलेंज है रूल बुक ब्यूरोक्रेसी। काफी बार जो केस स्टडीज में आप एक एग्जांपल देते हो, जैसे देखो, मान लीजिए किसी बैंक के द्वारा टाइम दिया गया है कि कस्टमर्स आ सकते हैं, जिनका बैंक में अकाउंट्स है वो आ सकते हैं 4 बजे तक अपनी कोई समस्या लेकर, लेकिन कोई पर्सन आता है 4:05 पर। अब देखो, 2 रास्ते होते हैं बैंक ऑफिशियल्स के पास। या तो बिल्कुल जो लिख कर रखा है कि 4 बजे के बाद हम आपकी समस्या नहीं देखेंगे, आप चले जाइए, ये बताया जाए। या फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हाँ, पर्सन आया है, अपनी समस्या को लेके इसे सोल्व किया जाए। समझ गए? कहने का मतलब देखो ये है, रूल जो बनाए जाते हैं ना, वो जनता की वेलफेयर को देखते हुए बनाए जाते हैं, लेकिन आप रूल पर इतना ज्यादा फोकस करते हो और ग्रेटर जो एंड है उसे भूल जाते हो। जैसे छोटी छोटी कमियां बता के किसी बिजनेस फर्म को लाइसेंस देने से मना करना, इससे क्या होता है, इससे काम रुक जाता है, पॉलिसीज में डिले होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसे कहा जाता है रूल बुक ब्यूरोक्रेसी, जो बिल्कुल रूल के हिसाब से चलते हैं। इससे रेड टेपिज्म आता है, करप्शन बढ़ता है। नेक्स्ट चैलेंज है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो, लोकल लेवल पे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता चुनती है, वो सिविल सर्वेंट्स के द्वारा के साथ मिलकर काम करते हैं। चूंकि उनकी जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है, वो सिविल सर्वेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इस प्रकार से काम कीजिए। काफ़ी बार तो देखो, जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो मान लेते हैं सिविल सर्वेंट्स की बात, दोनों में एक नेक्सस बन जाता है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी बार सिविल सर्वेंट्स को जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो गलत काम करने के लिए भी मजबूर करते हैं। तो इससे भी गवर्नेंस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। जबकि होना ये चाहिए, सिविल सर्वेंट्स कमिटेड हों संविधान के प्रति, कानून के प्रति और जनता के प्रति। नेक्स्ट चैलेंज है जर्नलिस्ट ऑफिसर्स। ये काफ़ी लंबे समय से मांग उठती आई है कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं। एक सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट कर दी जाती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, कभी वाटर डिपार्टमेंट में,
कभी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल नहीं होती इतने बड़े डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए। तो होना ये चाहिए कि सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए एंट्री के बाद, ताकि वो किसी ना किसी डोमेन में स्पेशलाइजेशन हासिल करें, एक्सपर्टीज हासिल करें और आगे जाके उसी डोमेन में काम करें जिसका पूरे डिपार्टमेंट को फायदा होगा। तो चैलेंजेस को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं सजेशंस की। क्या किया जा सकता है सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाने के लिए। नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट आया था 3 ईयर एक्शन एजेंडा, इसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स बताए गए थे जो कि सिविल सर्विसेज में लाए जा सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले है इंस्टीट्यूशनलाइज गोल सेटिंग एंड ट्रैकिंग फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर एक मिनिस्ट्री का, हर एक गवर्नमेंट एजेंसी का आउटकम बेस्ड गोल्स होना चाहिए कि हमें ये गोल अचीव करना है और इस टाइमलाइन के साथ अचीव करना है। दूसरा सजेशन ये दिया गया था लॉन्गर टेन्योर ऑफ सेक्रेटरीज। देखो, आमतौर पर जनरली होता क्या है, जब कोई ऑफिसर सेक्रेटरी बनता है तो 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का समय बाकी होता है रिटायरमेंट में। तो इस लास्ट के 2-3 साल में ऑफिसर जो है सेक्रेटरी बनने के बाद ज़्यादा रिस्क लेता नहीं है। नेक्स्ट, इंक्रीज स्पेशलाइजेशन एंड इंडक्ट लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री को अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट एन HR सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जैसे देखो, प्राइवेट कंपनीज में होता है, जैसे ही कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है TCS को या फिर इन्फोसिस को, उनका एक अकाउंट बन जाता है और उस अकाउंट में सारी डिटेल्स होती हैं, कब कब छुट्टियां ली, पे स्लिप से संबंधित जानकारी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित जो भी जानकारी होती है उस अकाउंट में वो सारी जानकारी होती है। बट गवर्नमेंट अभी भी इस सिस्टम को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकी है। उसके बाद है ई-गवर्नेंस एंड पेपरलेस गवर्नेंस। अगर सारा काम डिजिटल माध्यम से होगा तो जल्दी होगा। आउटसोर्स सर्विस डिलीवरी, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी डिलीवरी को आउटसोर्स किया जा सकता है प्राइवेट कंपनीज को। इससे होगा क्या, सिविल सर्विसेज के ऊपर जो बर्डन है कम हो जाएगा। इसके बाद बात की जाती है, सरकार ने हाल फिलहाल में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए भी हैं सिविल सर्विसेज से संबंधित। जैसे देखो, लेटरल एंट्री को प्रमोट करने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया सरकार के द्वारा, कैडर पॉलिसी में बदलाव किया गया और अब एक चीज़ ये भी की गई है कि कैडर जो मिलेगा ऑफिसर्स को वो फाउंडेशनल ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। पहले क्या होता था, यूपीएससी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती थी और उसके बाद ही टीओपीटी के द्वारा विभिन्न कैंडिडेट्स को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कैडर एलोकेट कर दिया जाता था। बट अब सरकार ने कहा है कि फाउंडेशन कोर्स में कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसके आधार पर भी, मतलब उस चीज़ को भी काउंट किया जाएगा, उस परफॉर्मेंस को भी कैडर एलोकेशन में, ताकि कैंडिडेट्स जो हैं वो ध्यान दें ट्रेनिंग में भी। इसके अलावा सरकार वो ऑफिसर्स जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनकी इंटीग्रिटी पर दाग लगे हैं, उनको कंपल्सरली सरकार रिटायर कर रही है। बट देखो, ये सारे जो प्रयास हैं वो नाकाफ़ी हैं। कुछ और स्टेप्स लास्ट में बताए जाते हैं आर्टिकल में जो सरकार को लेने चाहिए, जैसे रैशनलाइजेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। अभी देखो, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे 60+ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। मतलब आप रिक्रूट्स कर लो कैंडिडेट को और उनको प्लेस कर दिया जाए सेंट्रल टैलेंट पूल में, और बाद में कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड के हिसाब से, उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से कैंडिडेट्स को ये विभिन्न सर्विसेज एलोकेट कर दी जाएं। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। मिड लेवल जब आता है करियर का तो उस समय परफॉर्मेंस का एनालिसिस होना चाहिए। कंपल्सरी रिटायरमेंट होनी चाहिए अंडर परफॉर्मिंग ऑफिसर्स की। जो ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करने की आवश्यकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो, नॉर्मल से पॉइंट्स हैं। जैसे रोबस्ट विजिलेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए, ई ऑफिस को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि सरकार के जो काम हैं वो डिजिटल माध्यम से हों। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अगर कुछ आउटसोर्स की जा सकती हैं तो उनको आउटसोर्स कर दिया जाए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो CISF के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, DMK पार्टी है तमिलनाडु में और DMK पार्टी की MP है कनिमोझी। इन्होंने ट्विटर पर आरोप लगाया कि एक CISF ऑफिसर ने मुझसे कहा कि आप हिंदी नहीं बोलना चाहते
आप इंडियन नहीं हो, इस प्रकार की बात कनिमोझी को बोली गई एक CISF ऑफिशियल के द्वारा। तो उसके बाद डिबेट चल पड़ी। इवन यूनियन होम मिनिस्टर P चिदम्बरम ने भी कहा कि मैंने भी इसी प्रकार के एक्सपीरियंस पास्ट में फेस किए हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदी में बात करें, अगर हिंदी में बात नहीं की जाती है तो भारतीयता पर सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि देखो, CISF के द्वारा स्टेटमेंट जारी की गई कि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है कि हम हिंदी में सवाल पूछेंगे या फिर हिंदी को हम प्रमोट करेंगे। तो CISF की ये पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन दिक्कत ये आती है लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, काफ़ी बार उनमें इंग्लिश कॉम्पिटेंसी की कमी होती है। हालांकि हैदराबाद में जो CISF की नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी है, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज लैब इस्टाब्लिश की गई है। जिन ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है इंग्लिश की इस लैब में। बट देखो, इस प्रकार के जो लैब्स हैं वो रिक्रूटमेंट के बाद जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी इस्टाब्लिश करने की आवश्यकता है, ताकि कांस्टेबल लेवल के ऑफिसर्स भी बेसिक रूप से इंग्लिश में कम से कम बात कर सकें। ज़्यादा फ्लुएंट बात ना कर सकें, लेकिन जितनी आवश्यकता है कम से कम उतनी बात तो वो कर ही सकें। इससे देखो, CISF की इमेज भी इंप्रूव होगी जनता के सामने। CISF काम करती है एयरपोर्ट्स पर, विदेशों से जो नागरिक आते हैं, अगर CISF ऑफिशियल्स के द्वारा उनसे इंग्लिश में बात की जाती है तो देश के बारे में उनकी जो इमेज है वो चेंज होती है। और ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, बल्कि देखो और भी दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं फेमस, जैसे स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, वो भी सिखाई जा सकती हैं कुछ ऑफिशियल्स को। ये प्रोजेक्ट पहले था वैसे, बट बाद में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया गया, प्रपोजल को रद्द कर दिया गया। और ना सिर्फ देखो लैंग्वेज, बल्कि जो मेन फ्रंट एंड पे ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें बिहेवियर की ट्रेनिंग भी दी जाए कि आपको कैसे बिहेव करना है जनता के साथ में। एक बात देखो ये बोली जाती है, अगर कुछ CISF ऑफिशियल्स को फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको कुछ फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए पेड अलाउंस दिया जा सकता है। और फॉरेन लेवल पे कोई डेलीगेशन जाता है तो ऐसे CISF ऑफिशियल्स को साथ में भेजा जा सकता है एज ए इंटरप्रेटर काम करने के लिए। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, आवश्यक ये भी है कि इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर असिस्टेंट कमांडेंट या फिर डिप्टी कमांडेंट्स को भी अपॉइंट किया जाए, ताकि वो एरेंट ऑफिशियल्स को सिखा सकें, उन्हें ट्रेन कर सकें कि आपको कैसे बिहेव करना है। और फिर भी अगर कोई ऑफिशियल ठीक से जो प्रोटोकॉल डिसाइडेड है उसके हिसाब से काम नहीं कर पाता है तो कार्रवाई की जाए। ये नॉर्मल सा आर्टिकल था, कोई खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।